Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we are going to discuss the famous anti-defection law. Which part of the schedule contains this particular anti-defection law? मैंने आपको सारे 12 का 12 schedules बताए थे. हमको we have to revise it because there is a high probability that in any exam of the UPSC these particular easy question will be asked. So make sure you don't miss out on these easy questions. So in 10th schedule of our constitution, this particular anti-defection law provisions are there. Earlier in 1985, our parliament has passed this particular law, anti-defection law, but via 52nd Amendment Act of 1985, this particular law has been made constitutional. Okay. सो हम ये पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो हम पढ़ रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशंस. डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ना हम. और डिस्क्वालिफिकेशंस में प्रीवियसली वी हैव लर्नड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड द प्रोविजंस रिगार्डिंग द आरपीए 1951. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951. सो द थर्ड पार्ट ऑफ नाउ द डिस्क्वालिफिकेशन टॉपिक इज एंटी डिफेक्शन लॉ. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज फॉर हु. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट इज फॉर बोथ MPs एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. और ये तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि नाउ एंड देन इन द न्यूज आर्टिकल्स वी हर्ड दिस पर्टिकुलर टर्म एंटी डिफेक्शन लॉ. क्यों आ रही है जानेंगे वो भी क्यों आ रही है, पर फिलहाल इस पे कंसंट्रेट कीजिए. सो दिस पर्टिकुलर लॉ हैज प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एज वेल एज MLAs, या अच्छी टर्म और स्टेट लेजिस्लेचर्स जितने भी हैं, MLAs एंड MLCs. तो सबके लिए दिस पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल. ठीक है. Why this law has been given up constitutional provision? ठीक है, क्यों आया ये law पहली बार में? So there is a infamous term called, सबने सुना ही होगा हॉर्स ट्रेडिंग. इट्स मीन्स खरीद फरोख ऑफ MLAs या MPs. ठीक है. A is a particular party, B is another party. A is the ruling party. ठीक है. But the seats that belongs to A is of course in majority, but there is a slight majority only. ठीक है. Only 2 extra seats are there with A, so it is forming the ruling party. Now we all know political arena में हमेशा power struggle देखने को मिलता है. So this particular party B wants to gain power. तो ये क्या करेगी? ये दो जो MPs मान लीजिए, ये पूरा MPs के बारे में बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. सो दीज 2 पर्टिकुलर MPs आर ईटिंग मोदक इन द पार्लियामेंट्री कैंटीन. बहुत ही सस्ती आती है ना, तो वहाँ मोदक खा रहे थे. सो इसके प्रेसिडेंट ने, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ बी, अप्रोच दिस 2 पर्टिकुलर जेंटलमैन एंड ऑफर देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू वैकेट देयर सीट्स इन द पार्लियामेंट. क्या करेंगे वैकेट करके? वो ये बोल रहे हैं प्लीज vacate your seats in the parliament. एंड ये जो पर्टिकुलर पार्टी ए है अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर नहीं पाएगी, बिकॉज अगर ये 2 हट गए तो इसके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी. सो इन द नेक्स्ट इलेक्शंस ये 2 जो जेंटलमैन है इनको ये पार्टी टिकट दे देगी. बी अपना पार्टी टिकट इन 2 को दे देगी और बोलेगी प्लीज यू कंटेस्ट दीज पर्टिकुलर इलेक्शंस इन योर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन आवर पार्टी टिकट्स. सो अगली बार ये 2 इसकी पार्टीज में आ जाएंगे एंड बी विल फॉर्म द रूलिंग गवर्नमेंट. समझ आ गया? सो दिस पर्टिकुलर करप्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग. ठीक है. तभी हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि XYZ पार्टी ने अपने 3 से 4 MLAs कहाँ भेज दिए? बड़े बड़े होटल में बुक करके भेज दिए. ठीक है. उनको हाउस अरेस्ट कर दिया. कैसे हाउस अरेस्ट? 5 स्टार होटल में, जयपुर के किसी बहुत बड़े बंगले में, नॉट बंगले में, होटल में उन्हें बंद कर दिया. और कैसे बंद कर दिया? कि वो खुद ही बाहर निकलना ना चाहे. उनको सारी लेविशली अच्छी जगह दे दी, उनको खाना वाना अच्छा देंगे. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स.
ठीक है। तो उससे होता क्या है, ताकि दिस पर्टिकुलर पार्टी प्रेसिडेंट विल नॉट अप्रोच द एमपीज ऑफ द पार्टी ए, तो इनकी गद्दी बच जाएगी पार्लियामेंट में। सो एज दिस हॉर्स ट्रेडिंग वॉज क्वाइट पॉपुलर इन द 1970s एंड 80s ईरा, तो एक फेमस केस था आयाराम, शायद से यही इनका नाम था। सो ये पर्टिकुलर जो आयाराम थे, इन्होंने एक दिन में ब्रेकफास्ट एक पार्टी के साथ किया, लंच दूसरे पार्टी के साथ किया और डिनर तीसरी पार्टी के साथ किया। कैसे, कैजुअली नहीं, पार्टी चेंज करके। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो तभी से इनको इनफेमसली कहा गया आयाराम गयाराम। अभी जो आयाराम थे वो गयाराम हो चुके हैं। कब, अभी जो लंच में आयाराम थे वो डिनर में गयाराम हो गए। सो टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर माल प्रैक्टिस वी इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, डिफेक्शन मीन्स होता है ये जो मैंने अभी आपको पर्टिकुलर चीज बताई कि दीज टू जेंटलमैन विल vacate their party seats as well as MP seats, and in the next general election they will be running for these particular seats in the parliament on the party ticket of B. So this is nothing called that these particular two gentlemen has defected. It means they have left their party membership and goes to different parties. तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो क्या है लॉ का नाम, एंटी डिफेक्शन लॉ। इट मीन्स वी आर प्रोहिबिटिंग दिस पर्टिकुलर माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है लॉ, ये कुछ ग्राउंड्स देता है कि दीज पर्टिकुलर ग्राउंड्स अगर ये आप इनमें वैलिड होते हो, सो यू विल चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या ग्राउंड्स है, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट मेंबर। सी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप दो तरीके से जा सकते हैं, या तो यू आर रनिंग फॉर द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर, और दूसरा कोई भी पार्टी टिकट पे जा सकते हैं, है ना। सो दोज हु आर इलेक्टेड, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विन कर गए इलेक्शंस, सो दोज हु आर इलेक्टेड in the seats of state legislature or parliament as an independent member, so they can make alliance or give their support to any party, but he can't join another party. क्यों, क्योंकि जनता का ट्रस्ट है इस पे एज एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। बट in the future if this particular independent member will join another party, so he will have to follow the rules and manifesto of that particular party, क्योंकि वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, and whenever you step into an organization you are bound by wins and fences, है ना, किसके, रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। so he will follow the manifesto of the party जिसका ये मेंबर बनने जा रहा है। सो जनता का तो मिसट्रस्ट हो गया कि भाई अगर हमको पार्टी मेंबर वही मैनिफेस्टो अगर हमको रूलिंग्स में लाने थे तो हम उस पर्टिकुलर पार्टी मेंबर को ही वोट कर देते, हमने तुमको क्यों किया, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। सो पहला ग्राउंड है इंडिपेंडेंट मेंबर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बट ही कैन गिव सपोर्ट और फॉर्म एन अलायंस, ठीक है। दूसरा आ जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर का। जैसे आपको पता है राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में तो अभी हट चुके हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। सो दीज पर्टिकुलर नॉमिनेटेड मेंबर्स किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट। तो थ्योरेटिकली प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉट पार्लियामेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट इनका थ्योरेटिकली तो पार्ट नहीं होता, बट पार्टी मेंबर से जो कहीं से तो आ रहा होगा, तो एक तरह से इनफॉर्मली फेवर कर सकता है ना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही इन सबको नॉमिनेट करता है, पूरे जो 12 मेंबर्स होते हैं। सो इसमें थोड़ी ढील बरती है एंटी डिफेक्शन लॉ ने। इसने बोला है विद इन 6 months नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आफ्टर 6 months इफ ही इज ज्वाइनिंग एनी पार्टी, सो क्या होगा, he will be stripped of his एमपीशिप, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इस पे लग जाएंगे। और क्या है,
if a particular member is not following the whip, what is whip? The order of the party. ठीक है, तो whip की जाती है जारी, जैसे ए पार्टी है तो इसका जो whip होता है वो पर्सन का नाम ही whip रख देते हैं, तो वो whip बोल देता है कि भाई दिस particular bill will be placed before parliament or state legislature and all our party members have to come to the parliament on this particular day and vote in favor of our bill, ताकि ये बिल बच जाए. ठीक है, so if a individual member is not following this particular orders or these particular whips, then it is a ground for the disqualification of the particular person under the anti defection law. ठीक है, और लास्ट तो बहुत ही आसान है, कोई भी मेंबर अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, नॉट रिजाइन करता है, कोई भी मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है. ठीक है, मीन्स ये पर्टिकुलर सीट है एमपी, ये एमपी है, दिस इज पर्टिकुलर सीट इन द पार्लियामेंट. यहाँ ए पार्टी का मेंबर बैठा हुआ है सीट पे. ठीक है, बट क्या हुआ, उसको बी पार्टी ने घूस दे दी, हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, तो ये क्या करेगा, ये सीट वही है, ये एमपी अब बी पार्टी में शामिल हो जाएगा. ठीक है, और सीट एक्वायर कर रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजंस विल बी अप्लाइड एंड दिस पर्टिकुलर सीट विल बी वैकेटेड. क्या मतलब, इट मीन्स इसका इलेक्शन हट जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर सीट पे कभी थे ही नहीं. अंडरस्टूड? सो दिस इज द फोर्थ ग्राउंड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस भी वही हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर की हो गई, क्या, इफ विद इन 6 months नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी देन प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर मेंबर. क्या है क्रूशियल चीज, 6 months. ठीक है, ये एक अच्छा प्रोविजन है, ये याद करने वाला है. इफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर पार्टी कॉल्ड, एग्जाम्पल ले लीजिए ए, if 2/3 of the party members of A will joins another party, political party B, it means 2/3 of the members of a particular party are defected and join another party B, then the provisions of anti-defection law will not be applicable. इससे क्या समझ आता है हमें कि भाई अगर इतने ज़्यादा तादाद में आप कोई पार्टी छोड़ रहा है, इट मीन्स देर इज समथिंग बैड हैपनिंग इन द पार्टी इटसेल्फ, है ना. सो इट मीन्स ये हमने अलाउ कर रखा है कि 2/3 और मेंबर या इससे ज़्यादा अगर छोड़ते हैं पार्टी और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इट इज़ गुड. इनकी जो एमपी शिप है दे विल नॉट बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम देयर एमपी शिप. एमपी शिप मतलब जो उनकी मेंबरशिप है पार्लियामेंट की. ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना एमपी, तो एमपी शिप. Then इस बात को ध्यान से सुनना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा में, और स्पीकर कहाँ होता है, लोकसभा में. ठीक है, चेयरमैन कौन होता है, आवर वाइस प्रेसिडेंट. सो ऑल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन resign from their party they can resign from their parties. वाइस प्रेसिडेंट को तो छोड़नी पड़ेगी पार्टी, बिकॉज उसको इम्पार्शियल वे में काम करना है. ठीक है, बट स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन अगर वो भी अपनी पार्टी मेंबरशिप से रिजाइन करते हैं, सो प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, एमपी शिप से रिजाइन नहीं कर रहे वो, जो उनकी जैसे स्पीकर है, स्पीकर विल बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली, सो ही कांट रिजाइन फ्रॉम एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप.
समझ रहे हो डिफरेंस? क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि मैं भी अपने इनिशियल स्टेजेस पे यहाँ कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। वो पार्टी मेंबरशिप छोड़ सकता है, ना कि अपनी एमपीशिप। अंडरस्टूड? तो फिर एक ये भी एक एक्सेप्शन हो जाता है। पावर टू डिस्क्वालीफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन दिस पर्टिकुलर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एमपी ने डिफेक्ट या एमएलए ने डिफेक्ट किया है या नहीं, द होल अथॉरिटी हैज़ बिन गिवन टू द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर मतलब इट मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ओके, then this is a particular case for the anti defection law, we have to quote it in the mains also, और क्या पता प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जा सकता है। तो कियोतो होलोहान वर्सेस जैक चिल्लू, ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है पर याद कर लो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस SC declared that, सुप्रीम कोर्ट declared that कि the decision, final decision made by the speaker on this particular case of anti defection law is under judicial review. इट मीन्स स्पीकर इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ही और शी इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, बिफोर 1992 द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। इसकी आप कहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, यू कांट अपील इन कोर्ट्स। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एमपी ने डिफेक्ट किया है एंड ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड, तो उसको होना ही पड़ता था। But Supreme Court in this particular case observed that yes, speaker's decision is final, but it is under the purview of judicial review. So अब हम यही देखते हैं बार बार, जैसे कर्नाटका में हमने देखा और भी बहुत सारे स्टेट्स में होता रहता है कि स्पीकर ने फाइनल डिसीजन दे दिया और सारे एमपी पहुंच गए जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि भाई ये चीज़ गलत हुई है। ठीक है, सो दिस इज द फेमस केस फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे लक्ष्मीकांत में लिखी है, डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इमीडिएट मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने शुरू से स्टार्ट करता है। ऑटोमेटिक इफेक्ट क्या है? इट मीन्स सुओ मोटो स्पीकर कांट टेक एनी केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। इट मीन्स स्पीकर के पास किसी ने याचिका दाखिल की है। इट मीन्स समवन हैज मेड अ प्ली टू द स्पीकर दैट दिस पर्टिकुलर एमपी हैज डिफेक्टेड, देन ओनली ही कैन टेक अ डिसीजन ऑन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ही हैज नो सुओ मोटो पावर्स, तो दैट इज ऑटोमेटिक इफेक्ट। इमीडिएट मीन्स जैसे ही ये पर्टिकुलर याचिका दाखिल की गई स्पीकर के पास टेबल पे, तो ऐसा नहीं बोल सकता स्पीकर चलो हो गया, अब माई डिसीजन इज फाइनल, दिस पर्टिकुलर एमपी हैज विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज एमपीशिप। ऐसा नहीं हो सकता। दैट पर्टिकुलर एमपी विल बी गिवन अ चांस टू पुट हिज केस इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। समझ गए? देन सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये विप वाला केस था जो ग्राउंड्स में, इफ एमपी इज नॉट फॉलोइंग विप, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्टी, जो भी आप सारे पार्टी हो, आप बहुत अपनी डिस्कशन पे काम कर रहे हो, बिकॉज यू नो जो इनसाइड पार्टी जो पॉलिटिक्स खेली जाती है और उनमें इलेक्शंस होता है, इनसाइड पार्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो तो ईसीआई करवाती नहीं है, दैट इज फ्री फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अंडर ईसीआई, नॉट अंडर ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर तो हम हमेशा ही विप जारी कर देंगे, हमारी जो भी विल्स आ रहा है उसमें हम हमेशा ही विप जारी कर देंगे। तो अगर जो एक अच्छा गुड डिसेंट होता है तो वो भी नहीं हमारे रूल मेकिंग प्रोसीजर में आ पाएगा, कि किसी भी एमपी के पास बहुत अच्छा पॉइंट है क्रिटिसाइज करने के लिए, बट उसकी पार्टी ही ये बिल ला रही है, सो ही कांट एबल टू क्रिटिसाइज बिकॉज दिस पर्टिकुलर विप। तो एससी ने क्या बोला, इन वेरी क्रूशियल मोमेंट्स यू कैन पास अ विप। क्या क्या होती है? So the moment
when if your party members will not vote in favor of you, it will amount to the dissolution or expel of the incumbent government. It means वो गवर्नमेंट ही गिर जाएगी अगर ऐसे बिल पास हो जाते हैं तो. So in that particular case only the whip can be provided by the particular parties. Now what are these cases? Confidence और no confidence motion. Confidence motion कौन लाएगा? रूलिंग पार्टी. नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? अपोजिंग पार्टी. कॉन्फिडेंस किस में? इन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इज एंजॉइंग द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा. इफ ही इज एंजॉइंग द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, देन दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस मोशन विल बी गेट पास्ड इजीली एंड गवर्नमेंट विल बी सेव्ड. If no confidence motion will be passed in the parliament, it means government is not enjoying the majority of the house. तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा. मनी बिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी पास्ड. क्यों पास होना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट इज एंजॉइंग मेजोरिटी इन लोकसभा, और ये मनी बिल बस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ जा सकता है. सो इफ दिस मनी बिल गेट्स डिफीटेड, इट मीन्स द पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट इज नॉट एंजॉइंग मेजोरिटी इन द लोकसभा. एंड थर्ड इज वोट ऑफ थैंक्स. मैंने आपको एक पर्टिकुलर मैंने आपको एक बार पर्टिकुलर चीज़ बताई थी कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट स्पेसिफिक पर्पसेस. देयर आर टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स इन विच प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द हाउसेज. कब कब थे? फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा एंड फर्स्ट डे इन अ फ्रेश ईयर. मतलब बजट सेशन में पहली बार मिलती है. कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर. तो कैलेंडर ईयर में जब भी न्यू ईयर आएगा उसके बाद कभी भी लोकसभा मिलेगी, द फर्स्ट सिटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है. तो क्या होता है इस टाइम बजट सेशन में मेनली वही हुआ. तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और प्रेसिडेंट क्या बताता है? प्रेसिडेंट ये बताते हैं कि भाई आपने ये गवर्नमेंट जिताई है और इस गवर्नमेंट में आपका कॉन्फिडेंस है. सो ही विल रीड आउट द पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ, और यू कैन कॉल मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, कि उन्होंने क्या क्या वादे किए एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन द नेक्स्ट 5 years. ठीक है. तो उनकी सारी स्ट्रेटेजीज और प्लान बताते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस में प्रेसिडेंट. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है इसको एज अ बिल पास करना होता है, जो भी ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ. ठीक है. क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द डॉक्यूमेंट और द प्लान्स और द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. गवर्नमेंट ने वो फाइल पकड़ा दी है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब आप पूरे इंडिया को बता दो. किसके माध्यम से? हाउसेस के माध्यम से. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड वोट ऑफ थैंक्स. प्रेसिडेंट साहब आपने इतना क्रूशियल टाइम निकाल के पार्लियामेंट के हाउसेस को आपने संबोधित किया है, तो हम आपको एक वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं कि दिस पर्टिकुलर पेपर और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आपने बताई है पूरे हाउस को, ये हम पास करेंगे पार्लियामेंट में. ठीक है. और अगर ये पास हो जाती है इट मीन्स वी आर एंजॉइंग द मेजॉरिटी, और वो एक तरह से थैंक्स भी हो जाता है कि आपने इतने अच्छे प्रवचन दिए तो हमारा बिल पास हो चुका है. ठीक है. तो दैट इज़ नथिंग कॉल्ड वोट ऑफ थैंक्स. सो दिस शुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट. सो इनडायरेक्टली इट विल शो दैट द रूलिंग पार्टी इज एंजॉइंग द मेजॉरिटी इन द लोकसभा. So in these particular 3 cases, SC held that the whip can be issued by the party. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ है प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स में मैंने बताया कि यस वो अपने पार्टी मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं. ठीक है. इसमें थोड़ा सा एक आगे भी, एंड दे कांट ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. इट मीन्स दे कैन वैकेट द सीट्स ऑफ देयर पार्टी बट ऑल्सो दे कांट ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. इट मीन्स इम्पार्शल रहेंगे जब तक. सही है बिल्कुल. दूसरे को नहीं ज्वाइन कर सकते, अपने पार्टी को खुद से वापस भी नहीं ज्वाइन कर सकते. एक बार छोड़ दी मेंबरशिप तो छोड़ दी अपनी पार्टी की, नॉट एमपीशिप. ठीक है. सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. अब थोड़ा वैकेटिंग ऑफ सीट्स पढ़ लेते हैं. पहले ऑब्जर्व दिस.
So now going to the next topic, vacating of seats. It means in what manners a particular seat can be vacated in the houses of the parliament or state legislatures. So first is double membership. It means ये दो तरीके से लिया जा सकता है. Double membership means you can't be the member of Lok Sabha and Rajya Sabha simultaneously, as well as you can't be a legislator from in parliament and in state legislature simultaneously. ठीक है, किसके अंडर प्रोविजंस है ये? इसमें डिटेल प्रोविजंस दे रखे हैं कि आपको 10 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लोकसभा चाहिए, राज्यसभा में सर्व करना है. तो दीज पर्टिकुलर प्रोविजंस, बट आई डोंट थिंक सो यूपीएससी इतना डेप्थ में पूछेगी. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल, आरपीए 1951 एंड 10th शेड्यूल. अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, 10th शेड्यूल में स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन, बट इन दिस टू केसेस प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स. किसके कंसल्टेशन में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. ठीक है, जाके देखना एक बार. सो ये एक भी डिफरेंस है इन दोनों में. Then resignation. Any member of the parliament or the state legislature किसको रिजाइन कर सकता है? किसको रेजिग्नेशन दे सकता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को. और अच्छी बात यह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन, मे और मे नॉट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन. ठीक है, अदर केसेस में बहुत चीज़ आ जाती है, लाइक डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, या तो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज में मर गए, इलेक्शन को वॉइड कर दिया, डिक्लेयर. सो इन दिस पर्टिकुलर केसेस वैकेटिंग ऑफ सीट्स विल बी डन. ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टॉपिक. सो फर्स्ट इज स्पीकर लोकसभा. सो फर्स्ट इज इलेक्शन. इलेक्शन कौन करवाता है? प्रेसिडेंट सेट करेगा एक पर्टिकुलर डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर. ठीक है, और ये बोला गया है एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, कि जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होती है हाउस की, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो वहाँ प्रोटेम स्पीकर होता है. थोड़ी सी जनरल चीज़ बता देता हूँ. लोकसभा है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डे ऑफ लोकसभा. 5 साल हो गए हैं, दिस इज लास्ट डे. सो आपको पता है एट द एंड ऑफ 5 years लोकसभा विल डिसॉल्व, है ना. बट अ पर्टिकुलर पोजीशन विल नॉट वैकेट हिज सीट. कौन है वो? स्पीकर. स्पीकर विल रिप्रेजेंट लोकसभा एज अ हाउस. ठीक है, उसके मेंबर्स हैं वो सब वैकेट हो गए हैं, एंड देयर इज नो वन सिटिंग इन द सीट्स ऑफ द लोकसभा. बट एज अ हाउस वो पूरा किसी को तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना. क्यों? क्योंकि जो अगले मेंबर्स आने वाले हैं वापस इलेक्शन से, उनका स्वागत कौन करेगा? सो दिस पर्टिकुलर पोजीशन विल नॉट वैकेट हिज सीट. तो ये जो लास्ट डे है, और अब ये फर्स्ट डे ऑफ न्यू फ्रेशली कंस्टिट्यूटेड लोकसभा, तो इसमें सब वैकेट कर देंगे इस दिन, बट स्पीकर विल कंटिन्यू. और स्पीकर किस दिन वैकेट करेगा? फर्स्ट डे पे स्पीकर वैकेट कर देगा. जब स्पीकर वैकेट कर दिया, सो देयर इज नो वन सिटिंग इन द प्रेसिडिंग ऑफिसर्स पोजीशन. सो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ प्रोटेम स्पीकर. और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? भाई जो मेंबर्स आ रहे हैं उनका स्वागत करना है, उनको ओथ दिलानी है, तो कौन दिलवाएगा? प्रोटेम स्पीकर. बट प्रोटेम स्पीकर खुद प्रेसिडेंट से अपॉइंट होकर आया है, तो हमको पता है एज वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सो सबको ओथ तो लेनी पड़ती है. तो ये प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा? जिसने अपॉइंट किया है. कौन? प्रेसिडेंट. और प्रोटेम स्पीकर की ड्यूटी है कि जितने भी एमपीज आ रहे हैं बीच उनके इन द फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा, ही विल ग्रांट ओथ टू दीज पर्टिकुलर एमपीज और एमएलएस.
ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट एक दिन डिसाइड कर देंगे कि दिस इज अ डे व्हेन इलेक्शन ऑफ द स्पीकर विल टुक प्लेस। तो उनके पर्टिकुलर इलेक्शंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन बैठेगा? प्रोटेम स्पीकर। और जैसे ही स्पीकर इलेक्ट हो गया ही विल वैकेट हिज पोजीशन। सो दिस इज अ टेम्परेरी पोजीशन, ठीक है। एंड देन नॉर्मल फेज ऑफ द लोकसभा विल कंटिन्यू। सो ये एक ओवरऑल था। तो क्या है, एज सून एज पॉसिबल प्रेसिडेंट विल डिसाइड। और ये कौन होगा? स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली, क्योंकि वो लोकसभा का ही एक मेंबर होना चाहिए। तो जितने भी मेंबर हमारे लोकसभा में बैठे हैं उनमें से कोई भी लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट एक डेट देंगे कि भाई ये डेट है स्पीकर साहब को चुनने के लिए, और दैट पर्टिकुलर डे सब मेंबर्स विल रन फॉर द पोजीशन ऑफ स्पीकर, और जो भी जीता उसको बना दिया जाएगा स्पीकर, ठीक है। प्रेसिडेंट उसकी डेट डिसाइड कर रहा है, समझ रहे हो। ओथ कोई खास ओथ नहीं है स्पीकर के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी कोई खास ओथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एमपीज भी तो हैं। फर्स्ट दे आर लेजिस्लेटर्स और बाद में है ये प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। तो ओथ वही एमपी वाली ही है इनकी, ठीक है। इसकी पावर्स भी होती हैं बहुत सारी। क्या क्या होती है? सबसे पहले तो ज्वाइंट सिटिंग में बैठता है। उसके बाद जो भी सारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, विद इन द हाउस Speaker is the final authority to decide upon the same. It means within the house जुडिशरी की नहीं चलती। स्पीकर इज द जुडिशरी इन द हाउस। स्पीकर ने जो बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो चाहे कुछ हो। तभी तो हमारे में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। पार्लियामेंट अपने रूल्स खुद बनाती है, जुडिशरी उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अंडरस्टूड? सो विद इन द हाउस यही सब करेगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज हमने पढ़ा है, कौन बनाएगा? स्पीकर बनाएगा। एंड ही इफ ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी तो ही विल ऑटोमेटिकली बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इटसेल्फ। और सेम गोज फॉर डेप्यूटी स्पीकर ऑल्सो, है ना। मनी बिल कौन सर्टिफाई करेगा? स्पीकर। इफ स्पीकर सर्टिफाइज अ पर्टिकुलर बिल, चाहे वो हो या ना हो, चाहे वो आधार बिल हो चाहे कोई भी हो, अगर स्पीकर ने बोल दिया, ठप्पा लगा दिया, यस दिस इज द पर्टिकुलर मनी बिल, सो डेट इज कंसिडर्ड टू बी मनी बिल। और जुडिशरी इसके बीच में नहीं आ सकती। आपने देखा होगा आई भी नहीं। क्यों नहीं आई? बिकॉज विद इन द हाउस स्पीकर इज ओवर पावरफुल। समझ गए? और हमने अभी देखा था 10th शेड्यूल। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे स्पीकर भाई साहब, है ना। स्पीकर अगर एब्सेंट है तो कौन आएगा? डेप्यूटी स्पीकर आएगा, है ना। अगर वेकेंट है स्पीकर की पोजीशंस तो इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। एब्सेंट और वेकेंट में पता है ना आपको। एब्सेंट मतलब मान लो बीमार है या हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है। वेकेंट मतलब सीट पे कोई है ही नहीं, प्रेसिडिंग ऑफिसर के सीट पे ही कोई नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जर्व दिस। टर्म क्या होती है स्पीकर की? नॉर्मली लोकसभा की टर्म डेट इज 5 years, बट पहले भी वैकेट कर सकता है सीट। कैसे? सिंपल रेजिग्नेशन। किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर। दूसरा क्या है? मैंने आपको बताया था अंडर 10th शेड्यूल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कैन वैकेट देयर पार्टी सीट्स, है ना, और नॉट देयर पार्लियामेंट्री सीट्स। तो क्या हो अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर ही ना रहे? सो इन दैट पर्टिकुलर केस ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस। तो उनको स्पीकर की पोजीशन से भी जाना पड़ेगा इफ ही रिजाइन्स फ्रॉम द सीट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और लोकसभा इन दिस पर्टिकुलर केस, स्पीकर के केस में। और थर्ड है कि जो पूरा हाउस है, लोकसभा हाउस है, वही हटाना चाहता है स्पीकर को, ठीक है। सो क्या करेंगे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, एक पर्टिकुलर पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल। कौन है ये? IAS है। इनको पर्टिकुलर एक
एप्लीकेशन दी जाएगी डेट वी वांट टू रिमूव स्पीकर, ठीक है। सो 10 day नोटिस पीरियड विल बी गिवन टू द स्पीकर एंड देयर आफ्टर वाया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट क्या होता है? 51% और मोर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। सो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी तो यूपीएससी एग्जाम में आया था, आई थिंक सीएपीएफ था या सीडीएस था, सीएपीएफ था शायद से। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि किसको अगर स्पीकर को हटाना है, सो स्पीकर को तो देंगे नहीं कि भैया हम आपको हटाना चाहते हैं, ये लो एप्लीकेशन, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। सो सेक्रेटरी जनरल को दी जाती है, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन देयर इज अ प्रोसेस ऑन गोइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, इन दैट पर्टिकुलर केस ही विल नॉट बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। कौन बैठेगा? डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा मान लो, ठीक है। इसकी जो पावर है कास्टिंग वोट की, एक पर्टिकुलर पावर होती है स्पीकर की कास्टिंग वोट की। whenever there is deadlock on a particular bill in the Lok Sabha, it means अगर 100 MPs वोट कर रहे हैं तो 50 बोल रहे हैं कि नहीं ये बिल बेकार है, 50 बोल रहे हैं नहीं अच्छा बिल है, तो एक वोट की और देरी है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस स्पीकर कांट गिव हिज वोट, ठीक है। बट देयर इज अ डेडलॉक इन द हाउस। डेडलॉक किसका? इलेक्शन सॉरी वोट्स का। So if there is deadlock in the house, then speaker can cast its casting vote in the second instance, and this particular line is asked in CDS exam, ठीक है। मैंने डिस्कस भी किया है हमारे चैनल पे, तो उसमें यही कंफ्यूजन है। उसमें बोला है इन एडिशन टू द फर्स्ट इंस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ये हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंस पूरा हो चुका है, डेडलॉक हो चुका है और उसके बाद स्पीकर ने वोट दिया, सो यस दैट इज कास्टिंग वोट, ठीक है। मतलब एडिशन टू द फर्स्ट इंस्टेंस, इट मीन सेकंड इंस्टेंस पे, सो इट इज करेक्ट। पर दूसरी चीज वहां बीच में कुछ कॉमा वामा नहीं है, सो इट इज मोर ऑफ अ हाउ यू कॉम्प्रीहेंड द स्टेटमेंट। तो ये भी बोल सकते हैं इन एडिशन टू द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग हो रही है और बस एडिशन में, उसी के एडिशन में इसने वोट कर दिया, तो वहां ये थोड़ी दिक्कत थी कॉम्प्रीहेंड करने में। So this particular casting vote is entitled to the speaker whenever there is a deadlock of votes in the Lok Sabha. So जब प्रोसेस ऑनगोइंग होगी फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, सो सबसे पहले तो स्पीकर पोजीशन पे नहीं बैठेंगे, दूसरी बात इनको कास्टिंग वोट नहीं दिया जाएगा, अंडरस्टूड। बट इनको एक मौका दिया जाएगा कि आप भी अपनी बात रखो। इंडिया में किसी को भी ऐसे ही पनिशमेंट नहीं मिलती, वी हैव टू गिव वन चांस for the accused to put his case forward, ठीक है। so this was the speaker resignation किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को, मैंने आपको बता दिया। ज्वाइंट सेटिंग में कौन बैठेंगे? हमारे स्पीकर साहब। मनी बिल कौन सर्टिफाई करेगा? स्पीकर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मेंटेन द डेकोरम, ठीक है, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, क्योंकि डिबेट्स होते तो बहुत सारे इधर उधर से बोलते रहते हैं, सो यही स्पीकर साहब मेंटेन द डेकोरम, ठीक है। और कितने पावरफुल है मैंने आपको बता दिया, विद इन द हाउस ही विल डिसाइड एवरीथिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आरपी हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, सब में यही अपनी लास्ट अथॉरिटी है, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस। अच्छा, आगे जाने से पहले एक पर्टिकुलर टर्म है कोरम। सो व्हाट इज दिस टर्म? इट मीन्स देयर आर नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर बिल। This is the strength of the quorum. If quorum is not present in the houses of the parliament, then the speaker can adjourn the house, ठीक है। इट मीन्स अभी हम वोटिंग नहीं कर सकते बिकॉज द मेंबर्स प्रेजेंट नाउ इज नॉट इक्वल टू 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। तो स्पीकर हैज द राइट टू adjourn दिस हाउस इफ quorum इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, ठीक है।
और प्रोरोग और समन कौन करता है? प्रोरोग मतलब एंड ऑफ सेशन, समन मतलब टू स्टार्ट अ सेशन। कौन करता है? कमेंट डाउन बिलो। स्पीकर हो चुका, डेप्यूटी स्पीकर बहुत ही आसान है। इलेक्शंस किसके बाद होते हैं? स्पीकर के बाद। कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर विल डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। और स्पीकर की डेट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल, वही चीज़ है इसमें भी। डेप्यूटी स्पीकर, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द पोजिशन ऑफ स्पीकर, ऑल ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस। इट मीन्स जब भी स्पीकर साहब नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द पोजिशन ऑफ स्पीकर, ठीक है। ही विल बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये है। रिजाइन किसको करेगा? रिजाइन देंगे स्पीकर साहब को। और किसको? कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी में इफ ही इज नेम्ड एज अ मेंबर तो चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा अभी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, इन सब का काम एक है, टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द और प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। स्पीकर का डेट कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा विल इलेक्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू प्रिसाइड ओवर द पोजिशन ऑफ स्पीकर, ठीक है, फ्रॉम अमंग्स देम ऑफ कोर्सली। इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा डेप्यूटी स्पीकर का। कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर जी, ठीक है। वो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन डिसाइड करेंगे। स्पीकर जब एब्सेंट होगा उनकी पोजीशन में बैठेंगे डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर जब एब्सेंट होगा तो उनके पोजीशन में बैठेंगे वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। इनको अपॉइंट कौन करता है? सॉरी, नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर विल नॉमिनेट दिस पैनल in the absence of that speaker and deputy speaker and not the vacancy. One of the member of this particular panel of chairperson of Lok Sabha will preside over the proceeding of the Lok Sabha, ठीक है। But if there is vacancy, वापस वही प्रोसीजर, प्रेसिडेंट विल डिसाइड, है ना। सो हमने स्पीकर पोजीशन लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खत्म कर लिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। सो तब तक के लिए अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। 2 बार लाइक मत कर देना, दूसरी बार में डिसलाइक हो जाता है। डिसलाइक तो नहीं पर लाइक हट जाता है, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।